नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का भावना एजुकेशन आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा जो टॉपिक होगा पार्लियामेंट, यूनियन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है? हमारे संघ यानी यूनियन का पार्ट है। यूनियन हमारे संविधान के पार्ट 5 का हिस्सा है और इसके अंदर हमारे मल्टीपल अथॉरिटीज़, मल्टीपल पावर्स काम करती हैं। तो वैसे ही पार्ट 4A तक, यानी हमने संविधान में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4A तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमारा काम करता है यूनियन, ठीक है। और अगर हम यूनियन की बात करें, आपका, तो हमारा यूनियन में मल्टीपल पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। यूनियन में ही हम पढ़ते हैं अपने प्रेसिडेंट को, यूनियन में ही हम पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। यूनियन में ही हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में ही हमारे दो पार्ट आ जाते हैं या दो हाउसेस आ जाते हैं। एक लोकसभा आ जाता है, एक राज्यसभा आ जाता है, ठीक है। एक लोकसभा आ जाएगा आपका, एक राज्यसभा आ जाएगा। ऐसे ही हमारा जब पार्लियामेंट चलता रहेगा तो इसी में हमारा CAG आ जाएगा और इसी में आ जाएगा हमारा AGI, और इसी यानी हम सेंटर की बात कर रहे हैं, संघ की बात कर रहे हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें पढ़ लेते हैं। क्लियर है? तो ये है हमारा यूनियन का पार्ट जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ से ख़त्म करेंगे यूनियन अपना। यूनियन हमारा आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन पार्लियामेंट या यूनियन, ठीक है। तो यूनियन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे हम? भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति क्या हैं और किस तरीके से हमारे संविधान के अंदर इनका एक रोल है, वो हम यहाँ जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये हमारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। तो हाँ, कार्यपालिका में जैसे AGI आ जाते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, क्लियर है। प्रेसिडेंट आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं। तो क्या हमारी कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका ने एग्जीक्यूटिव, तो एग्जाम में कई बार आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसका पार्ट है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। वहीं भारत के राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। भारत के प्रथम नागरिक किसको बोला जाता है? भारत के पहले नागरिक किसको बोला जाता है? भारत के राष्ट्रपति को बोला जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रेफर्ड टू द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। रेफर्ड टू द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी भारत के राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए, उनको इलेक्ट करने के लिए एक कॉलेज बनाया जाता है जिसके अंदर अलग अलग हिस्सों से सदस्यों को बुलाया जाता है, जिसमें MP होते हैं, MLA होते हैं, सभी लोग होते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है कंपोज बाय ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, एंड विधानसभा। विधानसभा के अंदर भी आपका जो आपके स्टेट्स हैं, स्टेट्स आ जाएंगे। वहीं आपका जो UT है, यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी आ जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन हिस्सा लेता है? एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन हिस्सा लेता है? इलेक्टेड मेंबर, यानी निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के इलेक्शन में निर्वाचित सदस्य कहाँ कहाँ के? पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा के। इसके बाद में स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी राज्य विधानसभाओं के। और इसके बाद में आपका UTs के अंदर यानी दिल्ली एंड पुदुचेरी के अंदर जो आपका विधानसभा है, वहाँ के इलेक्टेड मेंबर यानी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा राष्ट्रपति को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उनको चुना जाता है। इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको हम आगे समझेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और दूसरा, राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो वोट डाला जाता है वो सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में एकल संक्रमणीय
पद्धति, ठीक है। अगर आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे इसको एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है भाई। तो ये क्या है, इसी को हम इंग्लिश में बोल देते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय पद्धति। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में 2 टर्म या 2 प्रोसेस काम करते हैं। एक तो होता है आपका प्रोपोर्शनल एंड रिप्रेजेंटेशन या रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, और दूसरा होता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, ठीक है भाई। तो ये तो था आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड बातें। इसके बाद प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी राष्ट्रपति को उनकी पोस्ट से हटाने के लिए किस प्रकार का जो प्रोसेस है वो चलाया जाता है। तो देखिए संविधान का आर्टिकल 61 ये प्रपोज करता है कि राष्ट्रपति को अगर उनकी पोस्ट से हटाना है तो किस किस तरीके से या किस किस एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रोसेस से गुजरा जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 61 का पार्ट है। इसमें होता क्या है, ठीक है। तो महाभियोग का प्रक्रिया किस तरीके से काम करती है, तो आपको ये समझा दूं मैं आपको। तो अगर कोई भी मेंबर जो कि एज ए प्रेसिडेंट वर्क कर रहा है भारत में आज की डेट में, अगर उनके ऊपर कोई भी इम्पीचमेंट यानी महाभियोग किसी भी तरीके से लाया जा सकता है। अगर आपने पार्लियामेंट्री वर्क को अच्छे तरीके से ड्यूटीज को फॉलो ना कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर कुछ काम कर रहे हो, या आपने अपने अधिकारों का गलत तरीके से यूज किया हो, ऐसे किसी भी मामले में भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। और भारत के राष्ट्रपति के ऊपर यानी महामहिम के ऊपर महाभियोग चलाने का जो प्रस्ताव है वो संविधान के अंदर जो पार्लियामेंट का शब्द आपके सामने आता है, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर लोकसभा या राज्यसभा किसी में से एक सदन में भी, किसी में से भी एक सदन में भी, ठीक है, फर्स्टली एनी हाउसेस, तो किसी भी हाउस में आपका महाभियोग का प्रस्ताव इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो आपका लोकसभा हो चाहे वो आपका राज्यसभा हो। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि अगर बाई चांस अगर लोकसभा राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का जो प्रस्ताव है, प्रोसीजर है, उसको लेके आया जाता है, फिर प्रस्ताव को पास करा जाता है, तो राज्यसभा के इन जो उस समय प्रेजेंट मेंबर होंगे, तो प्रेजेंट मेंबर का, राज्यसभा के प्रेजेंट मेंबर का 1/3 सदस्य, 1/3 जो मेंबर है वो उस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देंगे, और मंजूरी देने के बाद में इस प्रस्ताव पर यहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा और इस पर बहस होगी, जो पॉइंट्स रखे गए होंगे उन पॉइंट्स पर चर्चाएं होंगी, और चर्चाएं होने के बाद में इस जो आपका यहाँ पर एक प्रोसेस चलाया जा रहा है इम्पीचमेंट का, तो इस इम्पीचमेंट के बिल पर 2/3 मतों से अगर ये बिल पास हो जाता है राज्यसभा से, तो इस बिल को ट्रांसफर करके कहां कर दिया जाएगा, लोकसभा के अंदर। अब ये बिल चला जाएगा लोकसभा में। अब लोकसभा में जाने के बाद में इस बिल में होगा क्या, ये जो बिल 2/3 मतों से पास होकर लोकसभा के अंदर आया है, तो लोकसभा अभी इस बिल पे चर्चा करेगी और देखेगी कि इस बिल पे जो पॉइंट्स बताए गए हैं क्या वो वैलिड हैं। अगर वो वैलिड हैं, अगर लोकसभा इस बिल को 2/3 बहुमत से पास कर देती है, तो उसी वक्त से, ठीक है, उसी टाइम से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग के चलाने का तरीका, ठीक है। अब अगर बात करें भारत के कोई भी राष्ट्रपति हैं और उनको राष्ट्रपति चुना जाना है, तो उसके लिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बात करें, ही शुड बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक वह बाय बर्थ भी हो सकता है, ठीक है, और बाय रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, यानी पंजीकरण के द्वारा भी भारत का नागरिक बनाया जा सकता है, और बाय बर्थ यानी आपके जन्म से भी वो भारत का नागरिक बन सकता है। यानी दोनों ही कारणों से अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लायक है। वहीं अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अमेरिका में सिर्फ बाय बर्थ ही राष्ट्रपति बनते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन भारत अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हिज एज शुड बी एन मिनिमम 35 ईयर्स, यानी भारत में अगर किसी को भी राष्ट्रपति बनना है तो उसकी मिनिमम यानी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, ही शुड
क्वालिफाई द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी उसके पास में मेंबर ऑफ लोकसभा चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनने का लिए इलेक्शन लड़ता है, नॉमिनेशन दाखिल करता है, तो उसके पहले उसके पास में इन कंडीशन के साथ साथ ये कंडीशन होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो लोकसभा का मेंबर चुने जाने के योग्य हो। अगर वो नहीं है तो वो किसी भी हालत में राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। नेक्स्ट है आपका, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यही शब्द जो है ना एग्जाम में कई बार आता है, और एग्जाम में जब ये शब्द आता है तो बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है आपका लाभ का पद। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है आपका? लाभ का पद। तो लाभ का पद क्या होता है कि अगर आप राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कल को आप राष्ट्रपति चुने गए, तो ऐसे में भारत सरकार यानी जो इंडिया है उसमें अगर कोई राष्ट्रपति है तो उसको 5 लाख रुपए का मंथली सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस मिलेंगे, रिसोर्सेस उसको बहुत सब कुछ मिलेगा, Z+ सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है, राष्ट्रपति भवन रहने को मिलेगा। इतनी सारी फैसिलिटी के साथ में अगर वो पर्सन किसी अदर सोर्स से इनकम जनरेट कर रहा है तो वो लाभ का पद माना जाएगा। लाभ के पद में वो किसी भी सार्वजनिक प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ मेंबर, डायरेक्टर्स ऑफ जो होते हैं आपके, उसका मेंबर नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर्स बॉडी का मेंबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी पोस्ट क्या कहलाती हैं आपकी? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वहीं आपका दूसरा होता है आपका जो लाभ के पद में नहीं आता है। तो बाहर ऐसी कौन सी पोस्ट है जो कि लाभ के पद में नहीं आती है? अगर वो किसी भी स्टेट का गवर्नर है, ठीक है, तो वो लाभ का पद में नहीं आएगा। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या है? मिनिस्टर है। अगर वो सेंटर या स्टेट्स में क्या है? अगर वो मिनिस्टर के पद पर है तो वो लाभ के पद में नहीं गिने जाएगा किसी भी हालत में। तो ये कहलाता है आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद, ठीक है। तो ऐसे में किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं आपके, ठीक है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन प्रेसिडेंट। ही कंप्लीटेड 2 टेन्योर्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। भारत के अंदर ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसने अपने 2 टेन्योर कंप्लीट करे? तो आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं और आखिरी भी राष्ट्रपति हैं। यानी अभी तक के डेट में 2024 चला हुआ है, अभी तक भारत में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं हुआ है राजेंद्र प्रसाद के अलावा जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए हों लगातार। क्लियर है? इसके बाद में द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट वाज जाकिर हुसैन। भारत में सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो आप बताएंगे जाकिर हुसैन सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, और ये अपनी पोस्ट पर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो ऐसे भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति जिनकी अपनी पोस्ट पर रहते हुए डेथ हो गई, तो बताएंगे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है आपका नीलम संजीवन रेड्डी वाज नॉट ओनली द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कंट्री बट ऑल्सो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर, यानी आप कह सकते हैं ऐसा कोई मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहा हो और राष्ट्रपति भी बना हो, तो आप बताएंगे नीलम संजीवन रेड्डी। नीलम संजीवन रेड्डी यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं भारत के, और ये ऐसे प्रेसिडेंट भी रहे हैं जो निर्विरोध भी चुने गए। निर्विरोध यानी इनके अगेंस्ट में कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं खड़ा था। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं निर्विरोध चुने जाना। क्लियर है? इसके बाद बात करें, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आप बताएंगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्लियर है? अब हमारे सामने कुछ वर्ड आए थे, ठीक है। वर्ड क्या आते हैं हमारे सामने? 2 वर्ड निकल के आए थे। एक तो निकल के आया था हमारा रेशियो प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और दूसरा क्या निकल के आया था हमारे सामने? सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, यानी एकल
संक्रमणीय पद्धति, ये दो चीज निकल के आई थी आपकी, एकल संक्रमणीय पद्धति और रेशियो प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों के दोनों जो आपके की पॉइंट्स है, दोनों के दोनों जो प्रोसीजर है, ये भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में यूज होते हैं। तो किस तरीके से यूज होते हैं भाई, अगर हम बात करें पहले वाले हिस्से की, तो होता क्या है, अगर कोई भी पर्सन भारत का राष्ट्रपति बनेगा तो उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। इलेक्टोरल कॉलेज में हमारे लोकसभा, राज्यसभा, जो स्टेट है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, जो यूटीज है यूटीज की भी लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेट की हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगी, ये यूटीज की हो जाएंगी। तो ये सभी मेंबर ये क्या होंगे, आपके इलेक्टेड होंगे, यानी निर्वाचित होंगे। इनका इलेक्शन हो रखा होगा, इनको जनता ने चुना होगा, ये जनता के प्रतिनिधि होंगे। ये जो इलेक्टेड मेंबर होंगे यही कहलाएगा आपका इलेक्टोरल कॉलेज। ये क्या कहलाएगा आपका इलेक्टोरल कॉलेज, यानी आपका जो दल है, एक ग्रुप जो कि राष्ट्रपति को चुनेगा। क्लियर है। अब ऐसे में होता क्या है, ये लोग जब वोट डालने जाते हैं तो इनका वोट जो है ना अलग अलग रेशियो में काउंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शनल। तो रेशियो प्रोपोर्शनल होता क्या है आपका, अगर भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, तो भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन में अगर मान के चलिए आप 4 कैंडिडेट खड़े ABCD, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, अगर कोई भी एमपी यानी राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MP कहलाता है, और राज्य विधानसभाओं का मेंबर क्या कहलाता है आपका, MLA कहलाता है, MP और MLA। तो अगर किसी भी कारण से एक MP या एक MLA राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालने जा रहा है और कैंडिडेट 4 खड़े हैं, तो वोट कैसे डालेगा, वो अपनी प्रायिकता के हिसाब से, यानी अपनी जो उसका प्रायोरिटी लेवल होगा उस हिसाब से, प्राथमिकता के आधार पर वो वोट डालेगा। अगर वो चाहता है कि किसी भी कारण से कि एक हर हालत में राष्ट्रपति बने, तो अपने प्रायोरिटी के हिसाब से एक को अपना 1 नंबर देगा। इसके बाद में ऐसा नहीं है कि वो वापस चला जाएगा, बाकी के बचे मेंबर्स को भी अपनी नंबरिंग दे के जाएगा। इसको बोलते हैं प्रायोरिटी लेवल, प्राथमिकता। तो चाहता है अगर ए किसी कारण से ना बन पाए तो B राष्ट्रपति बन जाए, B ना बन पाए तो C बन जाए, C ना बन पाए तो D बन जाए। तो ऐसे में ये प्रायोरिटी लेवल हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम रेशियो प्रोपोर्शनल, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का कंसेप्ट किसके इलेक्शन में यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में। बात करते हैं सेकंड कि सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम किस तरीके से काम करता है। भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो आप देखिए, अब भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन कराता कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है तो कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन कराते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संविधान का जो भाग 15 है, भाग 15 संविधान का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, और इसी में आ जाता है आपका आर्टिकल। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है 324। तो भारत के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसका काम है भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन कराना। अब अगर मेंबर वोट डालने आएंगे तो रेशियो प्रोपोर्शनल से वोट डाला जाएगा। वहीं अगर बात करें मेंबर की वोटिंग काउंट कैसा होगा, तो इसमें क्या होता है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब वोट चेक करेंगे, वोट काउंटिंग करेंगे, तो वोट काउंटिंग में देखते हैं कि सबसे कम वोट किसको मिला। तो सबसे कम वोट अगर प्रायोरिटी लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए D को मिला है, तो D को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। अब होगा क्या, यहाँ पर सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, यानी अगर A की वोट काउंटिंग अब स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे प्रायोरिटी लेवल में A को कितने वोट मिले। तो माना A को टोटल वोट काउंट का 40% मिला, तो वो राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। राष्ट्रपति चुने जाने की एक शर्त है टोटल वोट काउंट का। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो टोटल वोट काउंट का 50% प्लस 1 वोट। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो टोटल वोट काउंट का 50% प्लस 1 वोट लेके आना होगा, तो राष्ट्रपति इलेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कारण से A को 40% वोट मिला और वो राष्ट्रपति नहीं बन पाया, तो ऐसे में होगा क्या, A चुनावी दौड़ से बाहर हो जाएगा, पर इसका वोट खराब नहीं होगा। इसका वोट यहां से ट्रांसफर होकर कहां चला जाएगा, B के पास में चला जाएगा। क्लियर है, इसका वोट ट्रांसफर होकर कहां चला जाएगा, B के पास में। तो ये क्या है,
ये वोट खत्म नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ, ये ट्रांसफर होके बी के पास में। ऐसे किसी कारण से बी भी अगर 50% प्लस 1 वोट नहीं ला पाता है तो इसका वोट ट्रांसफर होके सी के पास में चला जाएगा। तो ऐसे में ये क्या होता है, आपका वोट ट्रांसफर होता है। एक एमपी या एमएलए के जो वोट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। इसी को बोलते हैं आपका सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, यानी एक पर्सन के द्वारा जो वोट डाला जाता है इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। और इस तरीके, इसमें एक दूसरा तरीका भी काम करता है। तरीका क्या काम करता है, अगर कोई भी एमपी या एमएलए है तो उसकी वोट काउंट कैसे होता है, उसका वोट वैल्यू किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें एक एमएलए की वोट वैल्यू को काउंट करने की, तो एक एमएलए का वोट वैल्यू काउंट कैसे होता है, तो वो आप यहाँ देखिए, हम आपको यहाँ समझाते हैं वोट वैल्यू कैसे किस तरीके से काउंट होता है आपका। तो अब देखिए किस तरीके से वोट वैल्यू काउंट होता है इसमें। अगर एक एमएलए का वोट काउंट मेजर करना हो राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो वोट काउंट कैसे करेंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाई 1/1000। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका एक एमएलए का वोट काउंट। एक एमएलए का वोट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से काउंट करते हैं। होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं यूपी के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 24 करोड़ के आसपास है, ठीक है। यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, 24 करोड़ के आसपास है। 24 करोड़ पॉपुलेशन में यूपी में जो आपकी विधानसभा की सीट है वो कितनी है, 402 के आसपास है। तो हम राउंड फिगर में अगर 400 ले लें यहां पर और मल्टीप्लाई 1/1000, तो 3 जीरो ये 2 जीरो ये 2 और 3 खत्म, ऊपर क्या बचा 2400, नीचे 4, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। तो ये क्या हो गया आपका रेशियो प्रोपोर्शनल के हिसाब से, यानी ये एक तरीके से आपका वोट काउंट हो गया एक एमएलए का। राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक एमएलए का वोट काउंट किस तरीके से वैल्यू किया जाता है, तो आप बताएंगे, ये आपका फॉर्मूला है और इसमें किसी भी स्टेट का आप निकाल के सकते हैं। मैंने ये उत्तर प्रदेश का निकाला है, आप किसी भी स्टेट का निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके सामने चॉइस है कि आप किसी भी स्टेट का निकाल सकते हैं, मैंने आपको उत्तर प्रदेश का निकाल के दिखाया है। तो ये हो जाएगा आपका 1 एमएलए का वोट काउंट। वहीं अगर हम बात करें एक एमपी का वोट काउंट कैसे निकालते हैं, एक एमपी यानी एक सांसद का वोट काउंट कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलएज, ठीक है। भारत में जितने भी एमएलए हैं उन सभी का टोटल वैल्यू ऑफ वोट डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसे डिवाइड कर देंगे तो एक एमपी का वोट काउंट आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो यही है आपका एक एमएलए और एक एमपी का वोट काउंट का फॉर्मूला, जो कि हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद में बात करें कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी अगर आप राज्यसभा, अगर आप किसी भी कारण से राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के बाद में आपके क्या क्या कंडीशन होगी। नंबर 1, अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा,
अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, चुने जाते हैं, तो ना तो आप उसी समय से लोकसभा के मेंबर होंगे, ना ही राज्यसभा के। अगर आप किसी भी कारण से इन दोनों हाउसेस के मेंबर थे, तो राष्ट्रपति चुने जाने के समय आपको इन दोनों ही हाउसेस में से किसी एक हाउसेस का मेंबर अगर आप थे, तो उस समय आपको रिजाइन देना होगा, आपको सीट खाली कर देनी होगी। नेक्स्ट है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी आप उस समय किसी भी लाभ के पद में नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर हिज रेजिडेंस राष्ट्रपति भवन इज प्रोवाइडेड टू हिम विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट, यानी आपको राष्ट्रपति भवन मिलेगा रहने के लिए और बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी रेंट को दिए हुए, ठीक है, अगर आप राष्ट्रपति इलेक्ट होते हैं तो। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट डिसाइडेड हिज इम्यूलमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, यानी भारत में भारत के राष्ट्रपति का वेतन, भारत के राष्ट्रपति का भत्ते, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अधिकार कौन डिसाइड करता है, तो भारत की पार्लियामेंट यानी संसद डिसाइड करती है। नेक्स्ट है आपका, पार्लियामेंट कैन नॉट डिसमिस हिज एम्यूलमेंट्स एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, यानी इस पॉइंट का मतलब यही है कि पार्लियामेंट, अगर कोई भी पर्सन राष्ट्रपति इलेक्ट हो जाता है, तो जब तक उसका कार्यकाल, उसका टेन्योर पूरा नहीं होता है, तो पार्लियामेंट किसी भी हालत में उसका जो उस समय जो उसके पोस्ट से रिलेटेड जो प्रॉफिट बताए गए थे उनको कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। क्लियर है, किसी भी हालत में। नेक्स्ट है आपका, ही इज गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स, यानी जब तक वो भारत के राष्ट्रपति हैं तो उनको इम्यूनिटी यानी उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के दौरान। बट ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी भी हालत में अपनी इतनी पावरफुल होने के बाद भी अगर किसी को मार दें तो उनको ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। ऐसे में होगा क्या, उनको 2 महीने पहले एक नोटिस पीरियड दिया जाएगा, उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा और अगर वो महाभियोग सही पाया जाता है तो उनको उनके पोस्ट से हटा दिया जाएगा। उसके बाद में उनको उनसे रिलेटेड कोई भी FIR दर्ज हो सकती है और भारत के किसी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, ओनली सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड फॉर हिज पर्सनल एक्ट एंड 2 आफ्टर गिविंग प्रायर नोटिस ऑफ 2 मंथ्स, ठीक है, यानी अगर किसी भी हालत में, इसको थोड़ा करेक्शन करिएगा, जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें आपका 14 डेज का समय आपको दिया जाएगा, पर जो आपका सिविल प्रोसीडिंग है आपका कोई भी ऐसा व्यक्तिगत मामला जहां पर आपके खिलाफ कोई भी गलत आरोप लगे हैं, चाहे आप करप्शन के कह सकते हैं, किसी भी पर्सनल इंटेंशन से कोई भी आपने गलत ऐसा काम किया है जो कि संविधान के दायरे से बाहर जाकर माना जाता है, तो ऐसे में आपको 2 महीने का एक प्रायर नोटिस दिया जाएगा, 2 महीने का पहले एक नोटिस दिया जाएगा, उस नोटिस के बाद ही आपके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, यानी आपको अपना पक्ष रखने के लिए 2 महीने का एक प्रायर नोटिस दिया जाएगा अगर आप भारत के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी भारत के राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए उनकी टर्म क्या होनी चाहिए, तो भारत के राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए उनकी टर्म क्या है। अगर वो राष्ट्रपति चुने गए हैं तो वो 5 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहेंगे। दूसरा, ही कैन नॉट ऑल्सो बी री इलेक्टेड एंड देयर इज नो कैप ऑन हिज री इलेक्शन, यानी भारत का नागरिक अगर एक बार भी राष्ट्रपति बन गया तो वो कितनी बार भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है, ये उसकी फ्रीडम है। दूसरा, वो कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकता है और कितनी उम्र तक लड़ सकता है, यानी तो ना तो उसकी एज ना ही उसकी नंबर ऑफ इलेक्शन पे कोई भी कैप नहीं लगी हुई है, वो कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकता है और कितनी उम्र तक इलेक्शन लड़ सकता है। मिनिमम एज 35 साल, मैक्सिमम एज का संविधान के अंदर कोई जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति के ऊपर इंपीचमेंट कैसे चलाया जाता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के लिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्तियां मिली हुई हैं। तो बात करते हैं नंबर 1, एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कार्यकारी शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति के पास में एग्जीक्यूटिव पावर, यानी हम बोल सकते हैं कि भारत में जितनी भी नियुक्तियां या जितनी भी शपथ वाले जो काम होते हैं उसमें भारत के राष्ट्रपति किस पावर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करना हो, ठीक है, CAG की नियुक्ति करना हो, क्लियर है, गवर्नर ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट करनी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट गवर्नर ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट करनी हो, ठीक है, तो सारी की सारी पावर किस में आ जाती है, आपकी एग्जीक्यूटिव पावर का हिस्सा हो जाती है। दूसरा होता है आपका लेजिस्लेटिव पावर, यानी विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति किसी भी बिल को एक्ट बनाते हैं किस पावर का इस्तेमाल करके, तो आप बताएंगे
लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करके। वहीं लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करके भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपॉइंट करने की पावर किस पावर का इस्तेमाल करते हैं? तो अपॉइंट करते हैं लेजिस्लेटिव पावर का यूज करके। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति। भारत में वित्त आयोग का गठन, भारत में फाइनेंशियल जो फाइनेंस कमीशन है इसका गठन जो है, इसका अपॉइंटमेंट, कमीशन के अपॉइंटमेंट किस पावर का इस्तेमाल करके करते हैं बताएंगे? फाइनेंशियल कमीशन का। नेक्स्ट है आपका जुडिशरी पावर, जुडिशरी पावर यानी न्यायिक शक्ति। तो भारत के राष्ट्रपति के पास में जुडिशरी पावर कौन कौन सी है? तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड रिमूवल ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के मामले में अगर कोई पावर राष्ट्रपति के पास में है तो हम बताएंगे जुडिशरी पावर है। नेक्स्ट है आपका मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर सैन्य शक्ति। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं, और भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं को कोई भी आदेश दे सकते हैं इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। इसके बाद में डिप्लोमेटिक पावर, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास में कूटनीतिक शक्ति होती है। भारत के बाहर जितने भी संसदीय आपके वर्क होते हैं या संवैधानिक जो कार्य होते हैं उस पे जो भी मोहर लगेगी किसी दूसरी कंट्री के साथ में भारत के राष्ट्रपति के नाम से लगेगी। उस समय भारत के राष्ट्रपति का जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बनकर भारत के प्रधानमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर या फिर एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स कोई भी बन के जा सकता है, पर सारे के सारे कार्य भारत के नाम से अगर होंगे तो किसके नाम से होंगे? दूसरे देश में राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यही होती है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति। नेक्स्ट है आपका इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जो है 3 है आपकी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो तीनों की तीनों पावर जो है राष्ट्रपति आपकी राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है, और तीनों पावर यूज करते हैं। तो भारत में ये तीनों की तीनों पावर किस तरीके से यूज होती है तो आप देख लीजिए। और भारत में ये तीनों की तीनों शक्तियां या तीनों की तीनों शक्तियों का इस्तेमाल भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार किया है, कब कब किया है, वो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या है आपकी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति के पास में ऐसी क्या सुप्रीम पावर है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये 2 तरीके से लगता है भाई। राष्ट्रीय आपातकाल 2 तरीके से लगता है। एक लगता है एक्सटर्नल मामले में और दूसरा लगता है आपका इंटरनल मामले में, यानी बाह्य और आंतरिक मामलों दोनों में। तो भारत में अभी तक कितनी बार इमरजेंसी को लगाया जा चुका है? तो आप बताएंगे भारत में अभी तक 3 बार, यानी 1962, 1971 और 1975। 3 बार भारत में आपका राष्ट्रपति आपका जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगाई जा चुकी है। 1962 इंडिया जो आपका सिनो वॉर हुआ था, ठीक है, भारत और चाइना का युद्ध हुआ था उसमें। नेक्स्ट है आपका इंडिया पाक वॉर, भारत और पाकिस्तान युद्ध जब हमने बांग्लादेश को अलग कराया था। और 1975 में ये इंटरनल बेसिस पर लगा था आपका, ठीक है। ये किस में लगा था आपका? इंटरनल बेसिस पर। तो 3 बार आपकी अभी तक प्रेसिडेंट आपका नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। तो ये दोनों के दोनों जो आधार है ये दोनों तो है एक्सटर्नल बेसिस पर, और ये क्या है आपका? इंटरनल बेसिस पर। तो भारत में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा चुका है। और नेशनल इमरजेंसी कौन लगाता है? भारत के राष्ट्रपति। सेकंड है हमारा प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल जो है यानी राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है हमारा ये अभी तक 125+ टाइम्स बार लगाया जा चुका है, ठीक है। 125 बार से ज्यादा इसको लगाया जा चुका है। भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन है 1951 में कहां लगा था? पंजाब के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम टाइम कहां लगा है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है।
और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम तक कहाँ लगा है, तो आप बताएंगे पंजाब के अंदर। सबसे ज्यादा लंबे समय तक कहाँ लगा है, पंजाब के अंदर। सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है, यूपी के अंदर। सबसे पहली बार कहाँ लगा था, पंजाब के अंदर। कितनी बार लग चुका है अभी तक, 125 बार से ज्यादा के समय लग चुका है। बात करें हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, अभी तक नहीं लगा, पर भगवान न करे कि आगे फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे, पर नहीं लगनी चाहिए। अगर लगेगा तो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, भूखमरी बहुत ज़्यादा फैल चुकी होगी, ऐसे में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकता है। तो आपका जो नेशनल इमरजेंसी है, इसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 352। प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आपका 360। मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अलावा आर्टिकल 365 का यूज करके भी लगाया जा सकता है। यानी भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने के दो आर्टिकल हैं आपके, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर यानी राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश यानी ये एक ऐसी पावर है जहां जब राष्ट्रपति इमरजेंसी वे में भारत में कानून बना सकते हैं। भारत में कानून बनाने का प्रोसीजर सिंपल है। सिंपल कैसे है, अगर भारत में कानून बनाना है, ठीक है, तो कानून बनाने के लिए जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा वर्क करते हैं। तो कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर दोनों ही हाउसेस से ये बिल पास करा जाएगा और ये बिल पहुंचेगा भारत के राष्ट्रपति के पास में। तो जैसे ही ये बिल भारत के राष्ट्रपति के पास में जाता है, तो जब तक ये लोकसभा और राज्यसभा में रहेगा तो ये रहेगा बिल, बिल यानी विधेयक। और यही बिल जब राष्ट्रपति के पास में जाएगा तो क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति जैसे इसको अपनी परमिशन देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक्ट, एक्ट यानी कानून। तो भारत में कानून बनाने का प्रोसीजर इस तरीके से फॉलो किया जाता है। पर किसी भी कारण से लोकसभा अपने अस्तित्व में ना हो, लोकसभा की बैठक ना चल रही हो, अपने अस्तित्व में ना हो, प्रेजेंट ना हो, उस समय देश का कानून कैसे बने। तो देश का कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति अपनी एक पावर का इस्तेमाल करते हैं। उस पावर का नाम है आपका ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पावर का यूज करके भारत के राष्ट्रपति भारत में कभी भी कानून बना सकते हैं। और ऑर्डिनेंस के लिए संविधान में राष्ट्रपति को एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 123। क्लियर है। तो ये है आपका ऑर्डिनेंस पावर जो कि राष्ट्रपति यूज करते हैं। एक है राष्ट्रपति की वीटो पावर। वीटो पावर यानी वीटो शक्ति, राष्ट्रपति का इसका इस्तेमाल आर्टिकल 111 करके यूज करते हैं। वीटो पावर किस तरीके से यूज होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारत के राष्ट्रपति किस तरीके से वीटो पावर का यूज करते हैं। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास में ना 3 तरह की वीटो पावर है। एक तो है पॉकेट वीटो, एक है एब्सोल्यूट वीटो, एक है सस्पेंसरी वीटो। ठीक है, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसरी वीटो। ठीक है, तो अगर आप तीनों वीटो की बात देखें तो पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति किसी भी बिल को अपने पास में रख लेते हैं, ना तो उस पर अपनी कोई सहमति देते हैं और ना ये बताते हैं कि बिल उनके पास में कितने दिनों तक रहेगा। तो ऐसे में वो वीटो क्या कहलाती है, आपकी पॉकेट वीटो कहलाती है। एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट यानी जिसको राष्ट्रपति अपने पास में रख लेते हैं और अपनी कोई सहमति नहीं देते हैं, तो ऐसे वो क्या होता है आपका एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, और इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसको वापस कर सकते हैं। एक होता है आपका सस्पेंसरी वीटो। सस्पेंस यानी राष्ट्रपति इसमें जो बिल होता है उसको वापस कर सकते हैं, एक बार वापस कर सकते हैं। और सेकंड टाइम जब राष्ट्रपति के पास में कोई बिल आता है, अगर वो बिल केंद्रीय बिल है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी परमिशन देनी जरूरी होगी। तो भारत में इन तीनों पावर का इस्तेमाल राष्ट्रपति किस आर्टिकल का यूज करते हैं, तो आप बताएंगे आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 का इस्तेमाल करके भारत में इन तीनों पावर्स का यूज किया जाता है। तो वो तो आ गई आपकी वीटो पावर। ठीक है, अब जैसे लेजिस्लेटिव पावर हम लोग पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं, तो फटाफट पॉइंट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं राष्ट्रपति।
संयुक्त बैठक बुलाकर, ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं इस पावर का इस्तेमाल करके, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं। हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में भारतीय संसद को संबोधित करना, ये लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करके करते हैं। वह लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति की नियुक्ति करते हैं इस पावर का इस्तेमाल करके। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का नॉमिनेशन, यानी 12 सदस्यों को नॉमिनेट करना, मनोनीत करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास में है। किस पावर का इस्तेमाल करके करते हैं? लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करके। वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, किस पावर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं? लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जुडिशियल पावर, भारत के राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च और आपके जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति का कार्य है। इसके बाद में वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, किस आर्टिकल का यूज करके? आर्टिकल 143 का यूज करके, ठीक है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति इस पर बाउंड नहीं है कि उनके लिए वो सलाह मान्य ही हो, वो मना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, उनके पास क्षमा करने की शक्ति है। आर्टिकल 72 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति पार्डनिंग पावर होती है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो राष्ट्रपति किसी भी मामले में भारत के न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी सजा दी जाती है तो भारत के राष्ट्रपति के पास में ये पावर, आर्टिकल 72 का यूज कर वो उस व्यक्ति की जो सजा है उसको कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं या माफ कर सकते हैं, ठीक है। वीटो पावर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसरी एंड पॉकेट वीटो। नेक्स्ट है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को अगर हम देखें तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के बाद में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है ये कहां से ली है हमने? अमेरिकन प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट से ली है, ठीक है। तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है, तो भारत का प्रेसिडेंट किसके इक्वल होता है? तो आप बताएंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट के। या भारत के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कहां से ली है? तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कहां से ली है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए देखिए, ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स। यानी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए जो मेंबर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ संसद के होने चाहिए, राज्य के विधानसभाओं के नहीं होने चाहिए, और इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर हिस्सा ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इट इंक्लूड बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू द प्रेसिडेंट, यानी भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि राष्ट्रपति का होता है, बस कंडीशन ये है कि इसमें स्टेट के मेंबर हिस्सा नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। यानी भारत में वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है इलेक्शन से रिलेटेड, तो उसका फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसका हाथ में होती है? तो आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो भारत के उपराष्ट्रपति को चुने जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, वो 35 से कम ना हो, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होने चाहिए। ऐसा क्यों कि वो राज्यसभा के सदस्य के ही क्यों हो, लोकसभा का क्यों ना हो? तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? चेयरपर्सन यानी चेयरमैन भी होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? एक्स ऑफिशियो, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसको बोला जाता है? तो आप बताएंगे भारत के उपराष्ट्रपति को बोला जाता है, ठीक है। यही कारण है कि उनको राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होने चाहिए। नेक्स्ट है वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली डेफिनेशन यहां भी काम करती है। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ ऑफिस, यानी भारत के उपराष्ट्रपति की कंडीशन क्या होनी चाहिए उसके ऑफिस से रिलेटेड? नंबर 1, वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है
तो यह माना जाता है कि जिस दिन से वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यालय में प्रवेश करता है उस तारीख से उसने उस सदन से अपनी सीट खाली कर दी है। जिस भी सीट पर वो ऑक्यूपाइड था, जिस सीट को ऑक्यूपाई किया हुआ था, होल्ड किया हुआ था उपराष्ट्रपति बनने से पहले। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट है वैकेंसी ऑफ ऑफिस, यानी किस तरीके से उपराष्ट्रपति का कार्य का जो पोस्ट है वो खाली हो सकती है। तो नंबर 1, अगर वो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर ले तो वो अपनी पोस्ट से हट सकता है। दूसरा, अगर वो इस्तीफा दे दे तो उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। नंबर 3, उसके हटाए जाने पर अगर उसको रिमूव कर दिया जाए इम्पीचमेंट चलाकर। दूसरा, चौथा, उसकी मृत्यु पर अगर उसकी डेथ हो जाए तो ऐसे में उसको उसकी पोस्ट से रिमूव करा जा सकता है। ठीक है? टर्म ऑफ ऑफिस यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके बाद में पावर्स, उपराष्ट्रपति की पावर्स क्या है भाई, तो उपराष्ट्रपति की पावर के बारे में आप बात करते हैं तो नंबर 1, ही एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अभी मैंने बात बताई कि आपको, ठीक है? तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के। क्लियर है? नेक्स्ट है हिज पावर एंड फंक्शन आर सिमिलर टू दोज ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी इनकी पावर और फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, तो जब तक ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है तो इनकी पावर बिल्कुल इक्वल किसके होगी, स्पीकर ऑफ लोकसभा के। याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है? नेक्स्ट है आपका द पोस्ट बिकम वेकेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और एनी अदर रीजन ऑफ द प्रेसिडेंट देन ही विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। यानी अगर किसी भी कारण से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। ठीक है? एज ए प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। यानी ये अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, ठीक है, अनप्रेजेंट में एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करने की पावर इनके पास में है। नेक्स्ट है ही रिसीव सैलरी एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको सैलरी मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। तो इनकी सैलरी कितनी है, क्वेश्चन आ जाए तो उपराष्ट्रपति की सैलरी है भाई 4 लाख रुपए। कितनी है भाई, 4 लाख रुपए है। नेक्स्ट है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है। ये हो गया, राज्यसभा के सभापति का वेतन कितना होता है, 4 लाख रुपए होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान वह उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके। नेक्स्ट है कृष्णकांत वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन हिज ऑफिस, यानी कृष्णकांत भारत के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति हैं जो अपनी पोस्ट पर रहते हुए जिनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी एंड बीडी जट्टी एक्टेड एज प्रेसिडेंट, यानी भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए एज ए प्रेसिडेंट जिन्होंने एक्ट किया हो, इलेक्ट नहीं हुए हो, वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए एज ए प्रेसिडेंट जिन्होंने एक्ट किया हो, तो वीवी गिरी और बीडी जट्टी ये भारत के 2 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने एज ए प्रेसिडेंट एज ए वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए एज ए प्रेसिडेंट एक्ट किया था। अब ये तो थे हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब इन्हीं के साथ में, क्योंकि ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि राष्ट्र जो राज्य होता है, राष्ट्र होता है, जो कंट्री होते हैं, इसके हेड होते हैं, इसके प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो ऐसे इस राज्यों के अंदर हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, तो राज्य के अंदर होता है हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर, यानी राज्य का राज्यपाल, जो कि पार्ट 6 का हिस्सा है। ठीक है? जो कि पार्ट 6 का हिस्सा है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर तीनों को हम एक ही सीक्वेंस में यहां पढ़ के खत्म करेंगे। गवर्नर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसको बोला जाता है, तो आप बताएंगे गवर्नर को बोला जाता है। ठीक है? गवर्नर के लिए जो आर्टिकल है 153 से लेकर 167 तक है। गवर्नर के लिए जो पार्ट है संविधान के अंदर वो पार्ट 6 का हिस्सा है। ठीक है? और जिस तरीके से भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का इस्तेमाल करके ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश शक्ति जारी करते हैं, वैसे गवर्नर के पास में एक पावर है ऑर्डिनेंस की, जो कि आर्टिकल 213 का इस्तेमाल करके जारी कर सकते हैं। ठीक है? अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ना 1 लाइनर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, स्टेटमेंट वाले भी कभी कभी आ जाते हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर का दे रहे हो तो वहां तो स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको आएंगे। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इस लेक्चर को अच्छे से देखें, आराम से देखें और समझें एक एक लाइन को, क्योंकि आपके एग्जाम में एक एक लाइन एक एक नंबर के बराबर एक्ट करेगी आपके लिए, और पता नहीं कौन सी लाइन किस क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ जाए। और अगर आपने लेक्चर अच्छे से नहीं अटेंड किया, आपने चीजों को अच्छे से नहीं समझा,
तो हो सकता है कि आपका एक नंबर एग्जाम में आने से रह जाए और क्या पता वो एक नंबर ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस को रोक दे। क्लियर है? तो आप लेक्चर को अच्छे से देखें। लेक्चर में अगर आपको कुछ कमी दिखती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं दिखती है तो अच्छे से अटेंड करें। और अच्छा लग रहा है आपको लेक्चर तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसमें बात करते हैं राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें। तो ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। यानी भारत के राज्यपाल जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, राज्य के राज्यपाल जो होते हैं, ये ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, नहीं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी ये ना किसी लाभ के पद पर होते हैं उस समय जब भी राज्य के राज्यपाल बनते हैं। नेक्स्ट है वह अपने सरकारी निवास के उपयोग के लिए किराए के भुगतान के बिना हकदार होते हैं। यानी जब ये इनको गवर्नर बना दिया जाएगा, इनको एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इनको दी जाएगी रहने के लिए, ठीक है, और विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, यानी बिना किसी सरकारी खर्चे के। नेक्स्ट है ही इज एंटाइटल्ड टू सच एम्यूलमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। यानी वह ऐसी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यानी राज्य के अंदर राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल के विशेष अधिकार, उसकी परिलब्धियां, उसके एम्यूलमेंट्स जो होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? तो आप बताएंगे भारत की संसद डिसाइड करती है। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसकी परिलब्धियां, भत्ते या सैलरी किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि एक राज्यपाल यानी एक पर्सन, एक इंसान एक समय पर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट बन सकता है। मल्टीपल जो स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वह राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है, इनका इलेक्शन नहीं होता है, इनका क्या होता है? इनको अपॉइंट किया जाता है, सीधा इनको नॉमिनेट किया जाता है। तो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस कारण से इनको क्या बोला जाता है? ही एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये किसके एक्ट करते हैं? ये एक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। यानी ये संविधान के अंदर एक ही व्यक्ति एक ही समय पर एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये जो प्रावधान है ये किस अमेंडमेंट एक्ट में किया गया? तो आप बताएंगे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1956 में यह प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना रह सकता है। नेक्स्ट है आपका द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है इस टेन्योर इज ऑफ 5 years and may continue in office during the pleasure of the president। यानी राष्ट्रपति की इच्छा से राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल बना रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वो 5 वर्ष तक अपनी पोस्ट पर बना रहता है, और इस 5 वर्ष से पहले भी उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, क्योंकि उसकी पोस्ट किसके प्रसाद पर्यंत है? किसकी इच्छा पर है? राष्ट्रपति की इच्छा पर है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा रिमूव भी कराया जा सकता है, ट्रांसफर कराया जा सकता है, और अगर राज्यपाल को अपना रिजाइन देना होगा तो किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। अगर कोई भी व्यक्ति राज्य का राज्यपाल बना रहना चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? नंबर 1, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, वह 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, उसने कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली पोस्ट पर ना हो। चौथा, वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को उसकी पद की? तो राज्यपाल को उसके पद की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। यानी अपॉइंट तो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, पर शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो प्रेजेंटली द सैलरी ऑफ गवर्नर कितनी है? 3.5
5 लाख रुपीस। यानी अगर अभी की बात करें तो गवर्नर की सैलरी कितनी है? 3.5 लाख रुपए। इसकी सैलरी को कम और ज्यादा किया जा सकता है। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राज्य के राज्यपाल की शक्ति क्या होती है? नंबर 1 शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव, जैसे राष्ट्रपति अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल सेंटर में करते हैं, वैसे ही स्टेट में गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। इन सभी पावर का इस्तेमाल बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा यूज किया जाता है, गवर्नर ऑफ स्टेट में करते हैं। क्लियर है? फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर एंड ऑर्डिनेंस पावर। यानी वो कह सकते हैं कि जितनी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में है उससे कम शक्तियां स्टेट के गवर्नर के पास में होती हैं, पर जितनी भी शक्तियां, जितनी पावर्स स्टेट के गवर्नर को मिली हुई हैं, ये सेम एक्ट करती हैं बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह। नेक्स्ट है आर्टिकल्स। स्टेट के गवर्नर से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं आपके, जैसे आर्टिकल 153 क्या बोलता है? राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 क्या बोलता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट यानी कार्यकारी शक्तियां। आर्टिकल 155 क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर यानी नियुक्ति करने की शक्ति। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस यानी राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का होगा। आर्टिकल 157 क्या बोलता है? राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 159 क्या बोलता है? ओथ बाय द गवर्नर यानी गवर्नर को शपथ कौन दिलाएगा। आर्टिकल 163 क्या बोलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट यानी राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का क्या होगा? मंत्रिमंडल होगा। इस आर्टिकल 163 में बोलते हैं। आर्टिकल 164 में क्या बोलते हैं? राज्य का राज्यपाल जो होता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, उनको शपथ दिलाएगा। ठीक है। आर्टिकल 165 क्या बोलता है? 165 बोलता है कि राज्यपाल राज्य के महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की नियुक्ति करता है। तो ऐसे ही जो राष्ट्रपति हैं वो सेंटर में 2 स्पेशल पर्सन्स की अपॉइंटमेंट करते हैं। एक होते हैं सीएजी यानी कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी आप इसको क्या कहेंगे? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वही सेकंड यहां पर क्या होता है आपका? एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। इन दोनों की अपॉइंटमेंट जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीएजी को भारत सरकार का अकाउंटेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत सरकार का अकाउंटेंट। और एजीआई को क्या बोला जाता है? भारत सरकार का वकील। क्या बोला जाता है? भारत सरकार का वकील बोला जाता है। तो सीएजी जो है इनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति आर्टिकल 148 का इस्तेमाल करके करते हैं। याद रखिएगा, सीएजी की नियुक्ति किस आर्टिकल के थ्रू होती है? आर्टिकल 148 के थ्रू। वहीं एजीआई की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं और ये आर्टिकल 76 का इस्तेमाल करके की जाती है। यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के थ्रू होती है? आर्टिकल 76 के थ्रू की जाती है। क्लियर है? तो ये था आपका एजीआई और सीएजी से रिलेटेड। तो हमने क्लियर करा आपका एजीआई सीएजी से रिलेटेड आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लियर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लियर हो गया, गवर्नर ऑफ स्टेट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं हम इस वीडियो को। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।